अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में, आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेबोरेटरी एनिमल होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए सीपीसी-एसईए, जो पुराना नाम है और इसका नया नाम बन गया है सीसी-एसईए, इसके हिसाब से कैसे आप लेबोरेटरी एनिमल्स को मेंटेन करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, भले ही थ्योरेटिकल है, बट आपके वाइवा में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एथिकली भी आपको जानना जरूरी है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन में इनमें से पूछा जाता है कि सीपीएसई का नया नाम क्या है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीसी एसईए का नया नाम क्या है या सीसी एसईए का पुराना नाम क्या था और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। आज के एक्सपेरिमेंट को आपको करके दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं आरजेपीटी सिम लैब एप्लीकेशन को, जिसे आप अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी आपके कॉलेज के थ्रू इसे यूज कर सकते हैं। यह रहा हमारा आरजेपीटी सिम लैब का होम पेज। अब हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, नीचे की ओर हमारा ऑब्जेक्ट है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी एनिमल एज पर सीसीएसईए यानी कि सीपीसीएसईए गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। मैं दोनों नाम कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और ये रहा हमारा होम पेज। ये थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, मतलब कोई विशेष प्रावधान इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले स्लाइड में इन्होंने लिखा हुआ मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी एनिमल एज पर सीसीएसईए गाइडलाइन। क्या और क्यों जरूरी है? देखिए, हम जानवरों के साथ भी जानवरों जैसा बिहेव ना करें, बल्कि जानवरों के साथ भी इंसानों जैसा बिहेव करें। ये एक ह्यूमैनिटी की पहचान होती है। यानी कि परफॉर्म तो करना है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट एनिमल को पकड़ लिया, खेल लिया, उछाल दिया, घुमा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन करता है, तो जरा अपने आसपास देखिए, टीचर की निगाहों से देखिए, ऐसे बहुत शरारती बच्चे मिल जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है। वो एनिमल आपके पर्पस को सॉल्व करने के लिए तकलीफ झेल रहा है, इसलिए उसके साथ भी इंसानियत दिखाइएगा। ये बहुत जरूरी प्रिंसिपल है और ना केवल प्रिंसिपल बल्कि आज के जमाने की नीड भी है। तो ये चीज सबसे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। उस एनिमल को कंफर्ट, ईज और बेसिक जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सब आपको प्रोवाइड करना चाहिए। रेस्पेक्टफुली उनके साथ बिहेव करना चाहिए। ये सीपीसीएसईए या कह लीजिए सीसीएसईए गाइडलाइन की मुख्य बातें हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये सीसीएसईए गाइडलाइन क्यों चला, क्यों इसके बारे में जानने की जरूरत पड़ सकती है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल हमारे हैं वो कम से कम तकलीफ में रहें और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके रिजल्ट में एक अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देने की कोशिश करें। उसके लिए जरूरी है कि उनको कम से कम पेन मिल सके। तो इसके क्या क्या खास बातें हैं? इसकी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें कौन रहता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। तो ये जो है वो फॉर्म्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस एक्ट के तहत सीपीसी एसईए कह लीजिए या सीसीएसईए कह लीजिए, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके क्या मैंडेट हैं? इसका जो मेन मैंडेट है वो है रेगुलेट एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन फॉर रिसर्च एंड टेस्टिंग इन इंडिया। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना और डिफरेंट ड्रग की टेस्टिंग करना इंडिया में, वो इनका मेन मैंडेट है। गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? इंश्योर ह्यूमनेट ट्रीटमेंट, इंसानियत के जैसा बिहेव करना एनिमल के साथ, कम से कम पेन हो ऐसा ध्यान रखना और एनिमल के वेलफेयर को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। और ओवरसाइट क्या है? इंस्पेक्ट फैसिलिटीज, क्या उस एनिमल को पूरी फैसिलिटी मिल रही है? फ्रेश एयर, बेडिंग, वाटर, ये सब चीजें, बेसिक चीजें उनको मिल रही कि नहीं मिल रही है, ये इंस्पेक्ट करना। रिसर्च प्रोटोकॉल में मदद करना, ये हमारा मेन ओवरसाइट होता है सीपीसी-एसईए या सीसीएसईए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं 3R प्रिंसिपल की, जो हमको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं एथिकल रिसर्च में। फार्माकोलॉजी में देखेंगे तो आपके 6R के प्रिंसिपल होते हैं, उनमें से 3R को यहां पे डिस्कस किया गया है। 3R में से पहला R का मतलब है रिप्लेसमेंट, यानी कि एक की जगह दूसरा। मान लेते हैं कि ए नाम का कोई सब्सटेंस है जो कि बहुत कॉस्टली है, आसानी से मिलता नहीं, और अगर मिल गया और आपने परफॉर्म किया तो अगर गलती से गलत हो गया
तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर दूं, यानी कि ए की जगह बी करूं यूज, जो कि आसानी से मिलता है, बहुत सस्ते दाम में अवेलेबल है और कोई मेजर नुकसान नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट सेम होगा, तो इसे आप कह सकते हैं कि हमने बी की सहायता से ए को रिप्लेस किया। वैसे ही अगर हम फार्माकोलॉजी में रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें, तो अगर आप रियल एनिमल को यूज कर रहे हो और उससे कोई जानकारी बस मिल रही है, तो क्यों ना हम उस एनिमल को किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर दें, जिसके साथ स्टडी करोगे तो जानकारी बिल्कुल वही मिलेगी, बट फायदा ये होगा कि एनिमल सफर नहीं होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जानते हैं क्या होता है? वो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आप पढ़ चुके हो या अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो अगर एनिमल को परफॉर्म करेंगे तो एनिमल को तकलीफ होगी, वही परफॉर्म हम सॉफ्टवेयर के साथ ऐसे करेंगे तो नॉलेज तो पूरा मिलेगा, बट एनिमल यूज होगा ही नहीं। ये रिप्लेसमेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग नॉन एनिमल मेथड्स, जिसमें सेल कल्चर आ जाता है या कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो आ जाते हैं। तो इनको इंकरेज करना कि हम एनिमल की जगह कोई दूसरे सोर्स को रिप्लेस करके उसकी स्टडी करें। दूसरा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? कटौती करना, कम करना उसकी संख्या को। अगर आपके पास पैसे कम है और आपके खर्च नॉर्मल चल रहे थे, किसी महीने पैसे कम हो गए, तो आप क्या करोगे? आप अपने खर्चों में क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। अब सवाल ये उठता है कि किन किन खर्चों में खर्च कम करूं? खाना छोड़ दूं, पीना छोड़ दूं, पानी पीने की बात कर रहा हूं मैं, कुछ और की नहीं। खाना पीना छोड़ दूं, या दवाइयों को लेना बंद कर दूं, या फिर कपड़े एक्स्ट्रा लेना बंद कर दूं? अब बताओ इनमें से कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है जिसे हम कम कर सकते हैं और किसे कम नहीं कर सकते? ऑब्वियसली आप कपड़े लेना जैसे शौक को कम कर सकते हो। तो रिडक्शन मतलब कुछ चीजों को कम करना। अगर हमें हमारा प्रैक्टिकल इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को बिना एनिमल के परफॉर्म करें, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने एनिमल की मिनिमम संख्या को कम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। 10 की मांग की आपने, जबकि वो 5 में भी हो सकता था, तो आप उसको मिनिमाइज करो। तो हम नंबर को कम करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द स्टैटिकल वैलिडिटी, या उसके रिजल्ट के कंप्रोमाइज किए बिना। अगर हमारा काम हो जाता है कम में, जिससे कोई फर्क ना पड़े रिजल्ट में, तो वो रिडक्शन का प्रिंसिपल है। अगला जो आर है 3R में, वह आपका रिफाइनमेंट, मतलब आप पूरा फोकस करो कि एकदम एक्यूरेट हो, ताकि वेस्ट आपका कम से कम हो सके। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे? इसके अंदर इंप्रूव करेंगे वेलफेयर्स को, रिड्यूस करेंगे पेन को, और डिस्ट्रेस को कम करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर में फॉलो करते समय उसको फील हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लेते हैं एंटी पेन किलर की बात, चलो पेन किलर के बारे में बात करें, एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में बात करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पेन इंड्यूस कराओ, फिर दवा दो। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले पेन रिड्यूस करने वाले ड्रग को दे दें, फिर पेन कराएं। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। बस फर्क क्या पड़ रहा है? एक में जबरदस्ती एनिमल आपका सफर कर रहा है पेन से, जबकि दूसरे में आपने ड्रग को पहले दे करके पेन को थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये रिफाइनमेंट कहलाता है। तो ये हम कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ऑप्टिमल हाउसिंग एंड इन्वायरमेंटल इनरिचमेंट, ये भी आपके इसी गाइडलाइन का हिस्सा है। यानी कि एनिमल जहां पे आप रख रहे हो, आपके लेबोरेटरी में या फिर एनिमल हाउस में, तो उनको बेसिक फैसिलिटीज कौन कौन से आप प्रोवाइड कर सकते हो, कौन कौन सा इन्वायरमेंट दे सकते हो जहां पे वो ईज फील करें, वो यहाँ डिस्कस किया गया है। पहले इन्वायरमेंट को देख लो। तो हमने तो पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा ही था, इनको एनिमल को रिलेटिवली रेस्पेक्टिवली एनिमल के टाइप के अकॉर्डिंगली 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। ह्यूमिडिटी को 30 से 70 पर मेंटेन करेंगे। आपको याद है पिछला एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में बात किया था? तो ये हर एनिमल के लिए अलग अलग होगा, तो मैं हर के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन बात कर रहा हूं। वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंश्योर करिए 10 से 15 फ्रेश एयर का साइकिल वहां पे हो, मतलब फ्रेश एयर आता जाता रहे, खिड़कियां आराम से वहां पे उपलब्ध हो। लाइटिंग अच्छा हो और हमेशा लाइट जलता रहे, हमेशा लाइट बंद रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली 12 आवर लाइट डायर साइकिल को हमको फॉलो करना है, ताकि उससे उस एनिमल का सर्काइडियन रिदम मेंटेन हो। ये आपने पढ़ा होगा 6 सेमेस्टर में, सर्काइडियन रिदम यानी कि आपका स्लीप वेक साइकिल वो मेंटेन रहे, उनको नींद और जगने का समय समाप्त पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। स्पेस प्रोवाइड करिएगा आराम से, स्पेस सफिशिएंट हो ताकि एनिमल कंफर्टेबली रह सकें। अगर हम बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरेंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। वो डिपेंड करता है एनिमल और उनके बॉडी के साइज के हिसाब से। तो बॉडी के साइज यानी कि एनिमल के हिसाब से आप केज के साइज को डिसाइड करिएगा। जैसे माइस अगर रख रहे हैं तो उसके लिए क्या मिनिमम साइज होना चाहिए? ये होना चाहिए 180 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एनिमल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वैसे ही अगर कोई बड़ा एनिमल रख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप रखेंगे। इनरिचमेंट, आपको क्या ध्यान देना है? इनरिचमेंट, उनको बहुत अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करने हैं, उनको खाने पीने की चीजें ऐसी हो जो उनकी बॉडी के लिए सही हो, उनको न्यूट्रिएंट मिले,
कोई कमी ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। पैलेट वगैरह आप उन्हें देते रह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेटरनिटी केयर। भैया अगर आपने उसको रखा है, भले आप उसका पर्पस कुछ और हो एक्सपेरिमेंट के बाद सेक्रीफाइस करने का, लेकिन आपको उसके हेल्थ मैनेजमेंट में भी ध्यान देना है, ठीक है, केयर पे भी ध्यान देना है। डेली ऑब्जर्व करिए कि एनिमल का हेल्थ अच्छा है कि नहीं, उनमें कोई बिहेवियरल चेंजेस जो कि एबनॉर्मल हो वैसे तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। उनका पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस किसी पर्टिकुलर वेटरनिटी एक्सपर्ट के साथ में होना चाहिए। बढ़िया डायग्नोसिस बड़े एनिमल के लिए भी रेस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है, छोटे के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई बीमारी तो नहीं है, और है तो उन्हें ट्रीट करिए प्रॉपरली। क्वारंटाइन बहुत जरूरी है। अगर आप नया एनिमल परचेज करके लेके आते हैं, या अगर कोई आपको एनिमल ऐसा दिखता है जो थोड़ा अजीब बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनको, नए एनिमल को भी और पुराने को भी ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए क्वारंटीन कीजिए। तो बहुत फेमिलियर वर्ड होगा आपके लिए। उसके बाद मॉनिटरिंग, समय समय पे उनके हेल्थ चेकअप करते रहिए, और कुछ जो इंपॉर्टेंट उनके फीचर्स हैं, डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, उन पे भी नजर रखिएगा। और बायो सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर कोई डिजीज हो जाता है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कैसे उसे रेस्पेक्टफुली कंट्रोल करने के लिए सेक्रीफाइस करना है, डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज करना है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड वाटर प्रोविजन की। तो मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि कौन से एनिमल को कौन सा खाना ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो डाइट है वो एनिमल स्पेसिफिक होगा, स्पेसीज स्पेसिफिक होगा। उनको उनकी पसंद का ही खाना दें ताकि वो ज्यादा अच्छे से उसको न्यूट्रिशन अचीव कर सकें और अपना लाइफ इजीली स्पेंड कर सकें। बैलेंस डाइट उनको मिलना चाहिए। वाटर का एड लिबिडम एक्सेस होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उनको पानी मिलते रहना चाहिए, फ्रेश पानी में। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटामिनेशन फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए। काफी अच्छे से उनको बेडिंग, स्टोर फैसिलिटी, केज, ये सब मिलना चाहिए। और फ्रेश, जैसा मैं लिखा, फ्रेश वाटर, प्यूरिफाइड वाटर इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है ट्रेन्ड पर्सनल एंड इथिकल ओवरसाइड। जो भी व्यक्ति इनको हैंडल करें वो ट्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार चलो सीखते हैं, मजे लेने के लिए आप परफॉर्म कर दिए, ऐसा नहीं। पहले प्रैक्टिस करिए डेमो से या फिर कोई सैंपल डमी से, फिर आप उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कीजिए। कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इनको हैंडल करेगा वो ट्रेंड होना, उसको एनिमल हैंडलिंग आनी चाहिए। उसको कैसे रखना है वो उसको पता होना चाहिए, और क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो उनको पता होना चाहिए। IAEC, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी, इसका अप्रूवल होना चाहिए आपके यहाँ लैब रखने के लिए। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, आपने कितने एनिमल परचेस किए, कहाँ रखा, कितने दिन रखा, किसी को कोई डिजीज तो नहीं हुई, किसी को डिजीज हुआ तो कैसे आपने किया, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कैसे आपने डिस्पोज किया, कितने एनिमल आपके प्रैक्टिकल में यूज हुए, कितने डेथ हुए, किसमें क्या एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉर्डेड। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। रेगुलर अपडेट्स होने चाहिए वेलफेयर के अकॉर्डिंगली। आपके यहाँ जो भी इसको देख रहा है, उसका जो केयर टेकर है या जो स्टूडेंट्स हैंडल कर रहे हैं, उनको समय समय पे आप गाइड करिए कि ये चीजें ऐसी ऐसी करनी है। नया एनिमल आया है, उसका हस्बेंड्री ऐसा होना चाहिए, उसके लिए ऐसी फूड अवेलेबल होनी चाहिए, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए। ये सब चीजें आप उन्हें रेगुलरली अपडेट करते रहिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कंक्लूजन। इसमें हम देखेंगे इथिकल इंपरेटिव और साइंटिफिक एडवांसमेंट का। होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है हमारा CCSEA। ये इंश्योर करता है कि सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ स्मूथ हो और सब कुछ साइंटिफिक हो। कॉम्प्लियंस क्या क्या है, ये पूरी तरह से एडहेयर करता है क्रूशियल फॉर इथिकल इंटेग्रिटी एंड रिसर्च वैलिडिटी पे। सब कुछ आपका बढ़िया रेस्पेक्टफुली होना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ऑन गोइंग रिफाइनमेंट, बढ़िया बेनिफिट एनिमल के लिए हो, और सब कुछ ऐसा हो जो कि आपके एनिमल के वेलफेयर के लिए लागू होता हो, उसका विशेष ध्यान रखें। और आखिरी पॉइंट है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे रिसर्चर्स की, इंस्टीट्यूट की, और जो हैंडल कर रहा है ऑब्वियसली, और जो कोलैबोरेटर हैं, उन सब की मिलीजुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनिमल का विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये रहा आज का छोटा सा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, जिसमें हमने CPC-SEA या CCSEA गाइडलाइन के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।